Hello, Jai Hind and welcome friends to this informative cum descriptive session of Hypothesis powered by Growth UPSC and ध्रुव जानी। दोस्तों ये हमारा प्रोबेबली 15th लेक्चर है और आगे के 14 लेक्चर में हमने हमारी जो वर्ल्ड हिस्ट्री की यात्रा है उसमें कई सारी सभ्यताएं देखी। हमारा जो पिछला उपाख्यान था उसमें हमने चीनी सभ्यता की शुरुआत की थी, जिसके तहत हमने वहाँ की पूर्व भूमिका देखी, चीनी इतिहास के बारे में। उसके अलावा वहाँ का प्रजा जीवन देखा, यानी कि प्रजा के बारे में देखा। उसके बाद हमने वहाँ का राजकीय इतिहास देखा और राजकीय इतिहास में हमने कई सारे जो वंश थे, राजवंश, उसका भी जिक्र किया और उन लोगों को भी जो महत्वपूर्ण थे उन लोगों को थोड़े नज़दीक से पढ़ने का प्रयास किया। आज हम लोग हमारी यह उपाख्यान में चीनी यात्रा ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिसके तहत हम लोग राज्यतंत्र देखेंगे, सामाजिक जीवन देखेंगे प्राचीन चाइना का, और वहाँ की धार्मिक स्थिति देखेंगे। उसके बाद जो कला व साहित्य है, शिक्षण व स्थापत्य है, उसके संदर्भ में भी थोड़ा प्रकाश जो है वो हमारा करेंगे। तो शुरू करते हैं चीन की सभ्यता, जिसके तहत हमने देखा था कि कितनी प्राचीन सभ्यता है विश्व की अन्य सभ्यताओं की तरह, और इसीलिए ही थोड़ी महत्वपूर्ण भी है। इसके साथ साथ यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ की जो भौगोलिक विषमता है, जिन विषमताओं में यह चीनी संस्कृति पूरी की पूरी उसका उद्भव हुआ और जो है वो फली फूली। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में विशेष बात है। प्लस चीन का जो स्थान है आज के भारत के जो है परिप्रेक्ष्य में, वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण बात है। भारत और चाइना के आज के संबंध, ये भी इस मुद्दे को विशेषता प्रदान करते हैं। तो कई सारे मुद्दे हैं जिसके तहत हमारे लिए थोड़ी चीनी सभ्यता है जो थोड़ी विशेष है, जिसका जिक्र हम लोग आगे यहाँ पूरे लेक्चर में करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं वहाँ का राजतंत्र, राज्य के इतिहास तक हमने देखा, कई सारी डायनेस्टीज देखी, वहाँ के ऐतिहासिक राजाओं के नाम देखे, प्लस जो महत्वपूर्ण राजा थे अन्य डायनेस्टीज में उनके भी नाम देखे, कई सारे युद्धों का भी जिक्र किया, जिन जिन युद्धों ने वहाँ जो है राजकीय परिवर्तन को ट्रिगर किया था, राजकीय परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया था। ऐसे बैटलों के बारे में भी देखा, जैसे बैटल ऑफ मुये हो या बैटल ऑफ गेजिया हो इत्यादि। देखते हैं आज से हम राजतंत्र से हमारी शुरुआत करेंगे, जिसके तहत वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ का राजा राज्य का बड़ा था, ही वॉज सुप्रीम इन द स्टेट। और यहाँ में ये भी एक बात याद रख रही है कि यहाँ का जो राजा की जो प्रक्रिया थी, राजा चुनने की प्रक्रिया, वो वंश परंपरागत थी, वंश परंपरागत, जैसे हमने विश्व की अन्य सभ्यताओं में देखा था। हालांकि चीन के संदर्भ में यह बात हमें जाननी थोड़ी जरूरी है कि पहले से ऐसा नहीं था। सर्वप्रथम यह जो नायक होते थे, राजा को नायक कहा जाता था, विभिन्न टोलियों के नायक होते थे, जितनी बड़ी टोली तो वो उतना बड़ा नायक उनका। तो पहले नायकों की चयन प्रक्रिया होती थी, उनका इलेक्शन होता था, दे वर इलेक्टेड, दे वर नॉट सिलेक्टेड और अपॉइंटेड। परंतु धीरे धीरे यह चयन प्रक्रिया खत्म हुई और उसका स्थान वंश परंपरागत यह प्रक्रिया ने लिया, और धीरे धीरे उसमें से एक फुल फ्लेज मोनार्की जो होती है वो डेवलप हुई, वो फली फूली। राजा जमीन का भी मालिक था, यानी कि स्टेट ओन्ड हम कह सकते हैं। राजा की सत्ता अबाधित थी, हिज पावर was actually uncontrollable। अबाधित यानी कि हम लोग उसे अनियंत्रित भी कह सकते हैं, कि उसकी सत्ता को जुडिशरी के द्वारा भी नहीं रोका जा सकता या किसी और कोई मैकेनिज्म के द्वारा भी नहीं रोका जा सकता। तो ऐसा पद चीन का रहा है। शुरुआत में कुलपति नायक ही राजा था, जिसका जिक्र हमने किया। शुरुआत में कुलपति या नायक आप कह लीजिए कोई भी समूह का, या आप कह लीजिए टोली का, और इसका निर्वाचन होता था, यानी कि ही वॉज इलेक्टेड, ही वॉज नॉट सिलेक्टेड और अपॉइंटेड। मगर धीरे धीरे यह निर्वाचन की प्रक्रिया का स्थान हेरिडिटरी ने लिया और यहां से फुल फ्लेज मोनार्की यानी कि राजाशाही का जन्म हुआ, और जैसे जैसे समय में परिवर्तन आता गया, वैसे वैसे यह जो हेरिडिटरी का जो मैकेनिज्म था वो और दृढ़ सुदृढ़ होने लगा। उसमें से पूर्ण राजाशाही का जन्म हुआ, जिसका जिक्र हमने यहाँ किया। चीनी प्रजा कानून को भी खूब महत्व देती। यस, कानून जो थे वहाँ के थोड़े कठोर भी थे और उनका अमलीकरण जो है वो भी सख्त पूर्ण रूप से किया जाता था।
लश्कर की बात करते हैं, देखिए चीन की जो सभ्यता है या चीन का जो प्राचीन राजतंत्र है वो लश्करी राजतंत्र हम उसे कह सकते हैं। भले ही यह पूर्ण रूप से लश्करी ना हो, मगर अधिकांश जो तत्व थे इस राजतंत्र में, चीन के राजतंत्र में, वो दरअसल लश्करी शासन के थे, लश्करी राज के थे या लश्करी तंत्र के थे। देखते हैं, चीन में प्रत्येक राजा अपना स्वतंत्र लश्कर रखता है। देयर वर मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स and the king of every independent state used to keep his own army. He used to maintain his own army. जरूरत के समय अमीर उमराव राजा को लश्करी मदद करते थे। यस, अमीर उमराव जैसे हमने कई प्राचीन सभ्यताओं में देखा है, चाहे वो इजिप्ट की हो, चाहे वो सुमेर की हो, चाहे वो बेबीलोन की हो, कि अमीर उमराव जो वर्ग था अमीर उमराव का, उनका कितना महत्व रहता था। और ये महत्व इसलिए ही था क्योंकि वे आपातकालीन समय में राजा को, जरूरत के समय राजा को मदद करते थे, लश्करी मदद करते थे। उनके सैन्य को खाना पीना, उनके सैन्य को जो है अन्य कोई संसाधनों की अगर ज़रूरत पड़ा तो ये लोग उसे जो है पूर्ण करते थे। और इसीलिए ये लोग राजा के बहुत ही करीब थे और राजा खुश होकर इन लोगों को ज़मीनें या अन्य कोई भेंट देता था। वहीं से हमने देखा था कि ऐसे जागीरदारी की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ भी कुछ अमीर ऐसे भी थे, कुछ अमीर उमराव ऐसे भी थे चाइना में कि वो अपना लश्कर रखते थे और ज़रूरत के समय पर राजा को जो है मांगी मदद करते थे। तो यहाँ में लिखना ज़रूरी होगा कि कई उमराव लश्कर रखते थे। ये एक विशेष बात है, हमने अन्य सभ्यताओं में नहीं देखा। हमने अन्य सभ्यताओं में देखा है कि अमीर उमराव जागीरदार थे, उन लोगों के पास भौतिक चीज वस्तुएं बहुत ही थी, यानी कि दाना पानी या कोई भी और संसाधन, मगर वे लोगों का अपना कभी लश्कर हमने नहीं देखा, जो हमें चीन के संदर्भ में या चीन के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है। आगे देखें तो लश्करों को हथियारों के साथ युद्ध के लिए तैयार रखा जाता था। यस, प्रिपेयर्डनेस वाज देयर। और प्रिपेयर्डनेस तभी हो सकती है जब तालीम जो है वो बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही जो है प्रिसाइज हो, बहुत ही एक्यूरेट हो। तो यहाँ से हम लोग एक निष्कर्ष वो भी निकल सकते हैं कि चीनी तंत्र जो था वो तालीम के ऊपर बहुत ही जोर देता था, तालीम को बहुत ही महत्वपूर्ण गिनता था। लश्कर में रथ घोड़े का भी उपयोग होता था, यानी कि असवर भी थे, असवर सैनिक भी थे और रथ का भी उपयोग लश्कर में किया जाता था। लश्कर में हारे हुए सैनिकों का कान काट दिया जाता था ताकि वे लोगों को पहचाना जा सके कि यह दुश्मन देश का है या प्रिजनर्स ऑफ वार है, युद्ध कैदी है। ऐसी पहचान बनाने के लिए ऐसा कुछ विचित्र रिवाज था। युद्ध के समय सुलह करने के लिए ध्वज फरकाए जाते थे। यस, एट द एंड किसी भी पक्ष को अगर लगे कि वे लोग हार रहे हैं और उन लोगों को अगर युद्ध को थामना है और खुंवारी होते बचाना है और अपने सैन्य को बर्बाद होते बचाना है, तो वे लोगों के द्वारा ध्वज जो है वे ऊंचा किया जाता था, फरकाया जाता था। और इस ध्वज में लिखा जाता था चीनी भाषाओं में, लड़ाई बंद, ऐसा लिखा जाता था। यह देख के सामने वाला पक्ष जो है, सामने वाला, वह समझ जाता था और वो युद्ध विराम कर देता था। फिर बाद में समझौती होती थी, ट्रीटीज होती थी। तो ये यहाँ का लश्करी प्रशासन था। देखते हैं आगे, अगर न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था अच्छी थी। पहले तो कानून ही बहुत ही अच्छे थे, कठोर थे और कानूनों का अमलीकरण जो है वो भी शक्तिपूर्वक किया जाता था। और चीनी प्रजा में भी एक प्रकार का डर था कि कानूनों का अमलीकरण जो है वो अवश्य होना ही चाहिए, वरना तंत्र जो है वो हमें गंभीर से गंभीर सजा दे सकता है। देखते हैं, चीन के प्रत्येक राजवंश के द्वारा अपने स्वतंत्र कानून बनाए गए थे। प्रत्येक राजवंश के द्वारा हमने देखा, देयर वर इंडिपेंडेंट स्टेट, दे वर हैविंग इंडिपेंडेंट आर्मी, दे वर आल्सो हैविंग इंडिपेंडेंट कोड्स, या आप कह लीजिए लॉज, इंडिपेंडेंट लॉज फॉर एवरी इंडिपेंडेंट स्टेट्स। हालांकि इनमें से अधिकांश जो लॉज थे वे कॉमन ही थे, वे समान ही थे, मगर कुछ कुछ क्षेत्र में अलग अलग प्रांतों के अलग अलग लॉज रहते थे। यहाँ के फौजदारी कानून कठोर थे और गंभीर गुनाहों के लिए बहुत ही कठिन सजाएं दी जाती थी। गंभीर गुनाह, बहुत ही कठिन सजा दी जाती थी।
कठोर सजा इसलिए होती थी ताकि यह एक एग्जाम्पल सेट हो सके पूरे समाज में, और अन्य जो कोई गुनहगार हो वो ऐसे गुनाहों करने से पहले 100 बार उसका जो है उसका विचार करे, फिर बाद में उसको एग्जीक्यूट करे। तो दिस वाज द मोटिव बिहाइंड दिस ड्रैकोनियन लॉज एंड दिस ड्रैकोनियन पनिशमेंट। देखिए, अगर पनिशमेंट के प्रकार की बात करें तो कई प्रकार की पनिशमेंट थी। द क्रिमिनल्स वेर यूज्ड टू स्क्रॉच बाय द ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, यानी कि कोई भी गुनहगार हो उसे गर्म चीजों से उसकी त्वचा पर सेक दिया जाता था, उसके कपाल पर सेक दिया जाता था कि कोई भी गर्म धातु या अन्य कोई चीजों से। दे यूज्ड टू स्कॉच, तो स्कॉचिंग होता था। दूसरा, नाक काट दिया जाता था, हाथ काट दिए जाते थे, उसके बाद कोई अन्य अंग काट दिया जाता था, और देहांत दंड तक की भी सजा थी। देहांत दंड, ठीक है। तो इतना प्रकार की गंभीर सजाएं दी जाती थी, और जहां जरूर पड़े वहां उस प्रकार की सजा दी जाती थी। मगर कठोरता बहुत ही थी वहां के कानूनों में, और वहां के सिर्फ कानूनों में ही नहीं थी, वह कानूनों के अमलीकरण में भी हमें कठोरता दिखती है। देखते हैं आगे। कोई बार गंभीर गुनहगारों को तड़पा तड़पा कर मारा जाता था, यानी कि सूली पर चढ़ाया जाता था। अगर आपको मालूम हो तो एक सूली नामक एक पद्धति है किसी को सजा देने की, किसी को मार देने की, देहांत दंड देने की। सजा यानी कि देहांत दंड। अगर किसी को आपको मारना है, कोई जघन्य अपराध करके आया हो और वह अपराधी को आपको मारना है, तो उसे सूली पर चढ़ाया जाता था। वो फांसी से भी गुनहगार को तड़पा तड़पा कर मार सकती है। वह पद्धति कुछ ऐसी है। तो कोई ऐसा गुनहगार अगर आए कि जो एक समय के लायक ही नहीं, और उसने ऐसा कृत्य किया हो जो कि सृष्टि विरुद्ध का हो या बहुत ही जघन्य हो, तो उसे सूली पर चढ़ाया जाता था, तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। गुनाह कबूल करवाने के लिए कठोर सजा दी जाती थी, यानी कि रिमांड। आज के समय हम लोग देखते हैं जुडिशियल रिमांड या पुलिस रिमांड, तो वो मैकेनिज्म चाइना में पहले से इट वाज एक्टिव। और किसी भी गुनहगार के पास अपना गुनाह कबूल करवाने के लिए वे लोग जो है उसे टॉर्चर करते थे, उसे बात उगलवाने के लिए उसे पनिश करते थे। माँ बाप के मृत्यु पर 3 वर्ष शोक मनाया जाता था। देखिए, यह एक विचित्र मान्यता है, या आप कह लीजिए विचित्र रिवाज कह लीजिए। मान्यता कहना उसे उचित नहीं रहेगा क्योंकि यह रिवाज ही है, ठीक है। 3 वर्षों तक, और यह 3 वर्षों तक नए कपड़े या अन्य कोई उत्सव इत्यादि मनाने के ऊपर प्रतिबंध था, या मना नहीं सकते थे, आप ऐसा कह सकते हैं। और यह 3 वर्ष तक शोक रखना, यह रिवाज तो था ही, मगर यह रिवाज जो था इट वाज सपोर्टेड बाय अ लॉ। इसके लिए प्रावधान थे वहां की पिनल कोड में। प्राचीन चीन की जो दंड संहिता थी, वह दंड संहिता में इस बात का उल्लेख था कि अगर माँ बाप का मृत्यु हो माँ बाप की, तो 3 वर्षों तक शोक रखना फर्जियात है। कानूनी रूप से इस रिवाज को बैकअप किया गया था। देखते हैं आगे। न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से न्याय दे सकता था। हाँ, ये बात एक अच्छी है। हालांकि यह प्रेशर जो है न्यायाधीश के ऊपर, वो हमने इजिप्ट के, या आप कह लीजिए सुमेर इत्यादि इन प्राचीन सभ्यताओं के संदर्भ में देखा है कि कैसे न्यायाधीश जो होते हैं वे एकदम प्रेशर में ही रहते हैं राजा के या पूरे राज्यतंत्र के। प्लस इजिप्ट में तो हमने वो भी देखा था कि अगर किसी न्यायाधीश ने कोई गलत निर्णय सुना दिया हो तो वो अपने निर्णय से मुकर नहीं सकता था। अगर उसको अपने गलत निर्णयों के ऊपर से मुकरना होता था तो उसे अपनी नौकरी जो है वह छोड़नी पड़ती थी, ठीक है। तो इट वाज अ टाइप ऑफ अ प्रेशर विच इज नॉट सीन इन द केस ऑफ चाइना या चीन। चीन में चोरी को गंभीर गुनाह माना जाता था। यस, चोरी एक पाप ही माना जाता था, मगर यहाँ एक मानवतावादी एक मान्यता जो है वो प्रसिद्ध थी
और उसके तहत ऐसा माना जाता था कि अगर किसी व्यक्ति ने खाने के सामान की चोरी की हो और अगर वो भूखा हो और भूखा होने की वजह से ही अगर उसने चोरी की हो तो उसे गुनाह नहीं जो है गिना जाता था, उसे छोड़ दिया जाता था, उसे माफ कर दिया जाता था। खाने के लिए चोरी वैध, तो यह है ह्यूमैनिटेरियन लॉ हम कह सकते हैं। और वहाँ की प्रजा जो है वो ऐसे कृत्यों को गुनाह नहीं गिनती थी। न्यायालयों में वकीलों की प्रतिष्ठा नहीं थी। यस, वहाँ का जो समाज है वो इतना डरपोक था कि वो सरकारी कचहरियों से, न्यायालयों से दूर रहना ही पसंद करता था। सामान्य वर्ग अदालतों से दूर रहता। सिर्फ अदालत ही नहीं, कोई भी प्रशासनिक जो कचहरी होती है वहाँ से वे दूर ही रहना पसंद करते थे। यहाँ के प्रशासन में भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में था। द पॉलिटिकल सिस्टम or administration of ancient China was corrupted। जो आज के समय भी हमें दिखता है, आज की चीनी व्यवस्था में भी करप्शन जो है वो प्रचुर मात्रा में है। भारत में दिखता है क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, भारत के मीडिया के आसपास रहते हैं, तो हमें हमारा तो दिखता ही है। मगर अगर हम लोग इंटरनेशनल मीडिया में जाए, उसमें हमारी दृष्टि करें, तो चाइना में भी आज के समय भी करप्शन जो है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में है, बहुत ही बड़ी मात्रा में है। देखते हैं यहाँ के अमलदारों को पगार सरकार की तरफ से मिलता था। आज के जैसी ही परिस्थिति है, सरकारी अमलदारों को सरकार के द्वारा पैसे मिलते हैं, सरकार को प्रजा के द्वारा पैसे मिलते हैं कर के स्वरूप में। तो दिस वाज द सेम मैकेनिज्म। मगर यहाँ पगार के जो धोरण थे या आप कह लीजिए स्तर, वो बहुत ही नीचा था। यानी कि पगार की रकम जो है वो बहुत ही कम आती थी। अमलदारों के द्वारा कर वसूला जाता था। ब्यूरोक्रेट्स वर यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस, और यह टैक्स लेने में वे लोग बहुत ही जुल्म करते थे। वे जुल्म करते थे। करदाताओं का शोषण होता था। करदाता मुख्यतः कृषक जो होते थे वे ही होते थे, या खेती करने वाले लोग जो होते थे वे ही कर चुकाते थे। सामान्य रूप से राजा लश्करी व्यवस्था में व्यस्त रहता था, और लश्करी व्यवस्था में व्यस्त रहने से राजा प्रजा कल्याणकारी नीतियों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता था। और इसीलिए यह जो वहाँ की जो कल्याणकारी नीति थी वो बहुत ही निम्न कक्षा की थी। प्रजा के बारे में सोचा ही नहीं जाता, क्योंकि राजा वो राज्य के जो संसाधन थे मुख्यतः, चाहे वो आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हो, वे अपना लश्करी शासन या लश्करी तंत्र चलाने में ही खर्च हो जाते थे। दूसरी कोई चीज वस्तु करने का उन लोगों को समय नहीं मिलता था, पूरे तंत्र को। सामान्यतः रात्रि विचरण को अच्छा नहीं माना जाता, मगर मुक्त रूप से विचरण हो सकता था। यस, कोई पाबंदी नहीं थी कोई ऐसे कानून के द्वारा, मगर सामान्यतः ऐसा लोग सोचते थे कि रात को घर के बाहर नहीं निकलना ही बेहतर है, जिसका जिक्र आगे हम लोग करेंगे। वे लोगों की एक मान्यता थी, वे लोग एक बुरे प्रकार के भूत से डरते थे, और वे लोग ऐसा भी सोचते थे कि यह जो भूत होते हैं वे रात को किसी कोने में बैठे होते हैं और मुसाफिरों के ऊपर हमला करते हैं। तो ऐसी कुछ मान्यता के हिसाब से ये लोग रात को बाहर निकलना अशुभ मानते थे या अयोग्य मानते थे। राजा ने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए राज्य को अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर दिया। राजा डिवाइडेड द एंटायर एम्पायर, या आप कह लीजिए एंटायर स्टेट, इनटू डिफरेंट प्रोविंस, और प्रत्येक प्रांत या प्रोविंस का एक सूबा था। यानी कि एवरी प्रोविंस एज ए गवर्नर, हेड ए गवर्नर, और वह गवर्नर के द्वारा ही पूरा वहीवट चलता था, वह पूरे प्रांत विशेष का। देखते हैं आगे। प्रत्येक प्रांत में राजा द्वारा अमलदार नियुक्त की जाते थे, जिसका जिक्र हमने किया, दे वर नोन एज गवर्नर। अब वहाँ के समाज जीवन की बात है। हमने यहाँ तक उसका राजतंत्र देखा, जिसमें न्याय व्यवस्था देखी, और वहाँ की जो लश्करी परिस्थिति है, लश्करी जो मैकेनिज्म है उसकी भी बात की, लश्करी तंत्र यानी कि। देखते हैं आगे समाज जीवन में, जिनकी प्रजा दो भागों में विभाजित थी, दो भागों में, और दोनों ही भाग जो थे इसमें एक था अमीर, और वहीं जो दूसरा था वह था गरीब। समाज में बहुसंख्यक किसान थे, या आप कह लीजिए कृषक थे, या आप कह लीजिए फार्मर्स थे। कुछ छोटे उद्योग भी थे, देवर माइक्रो, आप कह लीजिए माइक्रो एंटरप्राइज।
बहुत ही छोटे या लघु कह सकते हैं। मुख्य समाज शाकाहारी था। Majority of the society was vegetarian, but the people who used to live along riverside or along the seaside were non-vegetarian. वे लोग खाने में अपने खाने में मछली का उपयोग करते थे। जंगल व नदी किनारे बसे हुए लोग मांसाहारी थे। जंगल में बसे हुए लोग भी मांसाहारी थे। चाय व दारू का उपयोग विशेष था। खाद्य सामग्री को अच्छी बनाने रखने के लिए वे लोग बर्फ का उपयोग करते थे, यानी कि they were introduced with snow, आप कह लीजिए आइस। प्राचीन काल में कुछ लोग कुत्ते का मांस भी खाते थे, और प्राचीन काल में नहीं, ये आज के समय भी इट्स रियलिटी इन चाइना, या आप कह लीजिए अन्य किसी भी पूर्व एशिया के देश हो, चाहे वो मलेशिया हो, सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, जापान हो, कोई भी हो, वहाँ आज के समय भी कुत्ते का मांस जो है वो भरपूर मात्रा में खाया जाता है या उपयोग में लिया जाता है। चीनी समाज के लोग ईंट मिट्टी के मकानों में रहते थे। यहाँ के लोग घर व अपनी गली को स्वच्छ रखते थे। They were used to believe in health, या आप कह लीजिए हाइजीन। बहुत ही स्वच्छाग्रही थे, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। चीन की प्रजा जमीन पर गलीचे के ऊपर बैठना पसंद करती थी, और इसी की वजह से यहाँ गलीचे का उद्योग भी बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ विकसित हुआ था, यहाँ फला फूला था। और इसी कारण हमें प्रत्येक घर में गलीचे मिलते थे। प्रत्येक घर में, कोई भी घर ऐसा नहीं था चीन का जहाँ गलीचे ना हो। देखिए, चीनी प्रजा की अगर पहरवेश की बात करें तो दो वर्ग है, और दोनों वर्गों के पहरवेश की बात करें तो जो गरीब वर्ग था वो सूत्र उनके एकदम सिंपल कपड़े पहनता था, और मगर वहाँ ही ऑन द कॉन्ट्ररी जो अमीर वर्ग था वो रेशम के कपड़े का उपयोग करता था। यहाँ भी धार्मिक क्रियाओं में, जैसे हमें यहाँ लिखा है और दिख रहा है, रेशमी वस्त्र का उपयोग होता था धार्मिक क्रियाओं के लिए, मगर आमतौर पर जो गरीब वर्ग था वो सूत्राव उनके एकदम सिंपल कपड़ों का ही उपयोग करता था। गीत नृत्य किए जाते थे। चीन में पुरुष का मुख्य काम, देखिए चीन में पुरुष का जो मुख्य काम था वो मछलीमारी था, या आप कह लीजिए मछली को पकड़ना था। मछली पकड़ना। दूसरा कृषि था, यानी कि मुख्यतः कृषक थे, और शिकार करना था। यही मुख्य 3 काम थे। देखते हैं आगे। चीन में स्त्रियों की स्थिति की बात करें अगर वहां के सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, तो मुख्यतः स्त्रियां जो थी वे बुनाई का काम करती थी, यानी कि वीविंग, कपड़ा बनाने का हम लोग कह सकते हैं। कई लोगों के द्वारा अफीम की खेती भी होती थी, ओपियम। और अगर हम विश्व इतिहास को देखें तो विश्व इतिहास में चाइना और अफीम जो है वो हमें कई समय के बिंदुओं पर हमें दिखाई देते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में ये लोग खेती करते थे। फिर बाद में यूरोपियन इंटरेस्ट इसमें शामिल हुआ, वहाँ से जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वह शुरू हुआ था, जिसका जिक्र हम लोग आगे हमारी इस हाइपोथेसिस की यात्रा में करते रहेंगे। मगर दिस इज़ अ वेरी एंशियंट एज, तो हम लोग पहले अर्ली एजेस की बात कर लें तो क्रोनोलॉजिकली हमारे लिए वह बेहतर होगा कि हम लोग पूरी हिस्ट्री जो है वह सेट कर सकें। बाकी ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो हमारा सिलेबल्स है, फ्रेम ऑफ सिलेबल्स है, उसकी शुरुआत जो है वो विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से होती है, यानी कि 16th सेंचुरी। बट 5वीं शताब्दी ईस्वी सन पूर्व या 10वीं शताब्दी ईस्वी सन पूर्व की जो बातें हैं वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी तो हम लोग यह पूरी हिस्ट्री जो है वह समझ पाएंगे। और एक बार हमने समझ ली तो फिर हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उसमें हमें याद रखना पड़ेगा। और यहाँ हमें याद नहीं रखना पड़ेगा तो बैकग्राउंड के लिए हमारी 70-80 कलाक जो है वो अगर हम लोग दे पाए तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छी बात है, वो आपको मददरूप होगी। देखते हैं आगे। प्राचीन काल में टोली के नाम से पहचान होती थी, टोली के नाम से पहचान होती थी, और कई बार ऐसा होता था कि जगह का जो नाम होता था उसके ऊपर से ही टोली की पहचान होती थी। जगह के नाम के ऊपर से ही टोली की पहचान भी की जाती थी। माँ बाप के द्वारा नामकरण होता था, माँ बाप के द्वारा नामकरण किया जाता था, और नाम के आगे कुल का नाम रखा जाता था, कुल का नाम आगे।
फिर कोई व्यक्ति का नाम होता था, और कई बार यह कुल के नाम जो थे वे भी जगह के नाम से ही दिए जाते थे। कई बार कुल जो है वो जगह के नाम से ही जाना जाता था, जिस जगह से वो संबंधित हो। समान कुल नाम वाले कुटुंबों के बीच विवाह नहीं होता था। ये आज के हिंदी मिथोलॉजी के साथ संबंधित है। उसके बाद देखें तो चीन में शुरुआत में मातृवंश कुटुंब प्रथा प्रचलित थी। इट वॉज ए मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली, मगर जैसे जैसे समय में परिवर्तन आता गया वैसे वैसे यहाँ पितृ वंश की जो प्रथा है वह प्रचलित हो गई। और आज के समय भी हमें यही दिखता है कि देयर इज अ पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली इन मॉडर्न चाइना। देखते हैं आगे। प्रत्येक प्रांत में अलग भाषा बोली जाती थी, जिसका जिक्र हमने हमारे पिछले उपाख्यान में किया था। कई सारी भाषाएं थी, जिसमें मैंडरिन एक मुख्य भाषा है, जो कि आज के समय में भी एक मुख्य भाषा की श्रेणी में समाहित होती है। प्रत्येक प्रांत के भिन्न रीति रिवाज थे। प्रत्येक प्रांत के भिन्न रीति रिवाज थे, भिन्न राजा थे, भिन्न कानून थे, भिन्न न्यायालय थे, और यहाँ हमें रीति रिवाज का भी जिक्र मिला है। तो कल्चर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंट था। भिन्न यानी कि 100% भिन्न नहीं होगा, मगर कुछ ऐसे एलिमेंट हो गए जो कि किसी और प्रांत के रीति रिवाज या और प्रांत के कानून या और प्रांत के और प्रांत की व्यवस्था में हमें दिखाई नहीं देते हैं। विवाह करना दंपति के नाम पंजिका में लिखे जाते थे, यानी कि रजिस्टर, और ये रजिस्ट्रार के द्वारा पंजीकरण है वह करवाया जाता था। तो ये बात अच्छी है कि रजिस्टर होता था, और इतने अर्ली एजेस में भी यह जो चीज वस्तु है वह रजिस्टर की जाती थी। चीन में लाल रंग आनंद का प्रतीक था, वहीं जो सफेद रंग था वो शोक का प्रतीक माना जाता था। यह भी आज के हमारे भारत के हिंदू मिथोलॉजी, हिंदू जो सेक्ट है उसके संबंधी यह मान्यता है। चीनी लोग अपने सिर पर चोटी रखते थे। ये आज दिन भी ये जो चोटी रखने की जो रिवाज है, परंपरा है, उसके साक्ष्य जो है वो हमें आज दिन भी मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1660 के आसपास तातर नामक एक प्रजा आई। इस प्रजा ने चीन के ऊपर विजय चीन के ऊपर। इन लोगों में चोटी रखने का रिवाज था, मगर अब ये लोगों ने चीन के ऊपर आक्रमण कर दिया, विजय भी हो गए, यहाँ सत्ता भी स्थापित, यहाँ रहने लगे। तो इसके प्रभाव के हिसाब से यह जो प्रभाव था यह चीनी समाज में फैला, और वहीं से यह रिवाज आया है सर पे चोटी रखने का। आज के समय भी कई प्रांत ऐसे हैं जहाँ के व्यक्ति के द्वारा यह चोटियाँ जो है वे रखी जाती है। यह आज के समय एक रिवाज हो चुका है। देखते हैं आगे। चीन में एक विचित्र व अमानवीय प्रथा प्रचलित थी। पैर को बांधने और छोटा किया जाता था, बांध के, और यह मुख्यतः स्त्रियों के साथ ही किया जाता था, क्योंकि ये लोग ऐसा मानते थे कि अगर स्त्रियों को हमें घर से बाहर ना निकलने देनी हो तो हमें यह करना ही होगा, और इसीलिए स्त्रियों के घूमने के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए ही यह प्रथा जो है वह प्रचलित थी। बहुत ही इनह्यूमन थी, बहुत ही इंसेन थी। इसी के संदर्भ में एक भावनात्मक पहलू भी इन लोगों ने जो है एक नैरेटिव क्रिएट किया, और वो नैरेटिव यह था कि जिस स्त्री के पाँव जो है वे छोटे होते थे, ऐसे बांध के छोटे हो जाते थे कृत्रिम रूप से, वह स्त्रियों के संतान जो है वे सुंदर होते थे, बलवान होते थे। तो स्त्रियां जो है वो आगे चलकर अपने पैर जो है वे बांध लेती थी अपने अच्छे संतान, बलवान संतानों की प्राप्ति के लिए, उसकी इच्छा के लिए। ठीक है, तो ऐसे जो है विचित्र कानून, कई सारे ऐसे कानून हैं जो चीनी समाज में प्रचलित थे या प्रवर्तमान थे। देखते हैं आगे। देखिए, स्त्री जीवन की अगर हम बात करें तो सामान्यतः चीन में लड़की से ज्यादा लड़कों का जन्म आनंददायक माना जाता था, और एक ऐसा रिवाज था जो कि बहुत ही बेबुनियाद था। और वो रिवाज ऐसा था कि पूर्वजों को सिर्फ लड़के ही संतोष दे सकते हैं। और ऐसी बेबुनियादी मान्यता के हिसाब से ही यहाँ जो है
लड़के का वेलकम होता था और लड़कियां जो है वो पसंद नहीं की जाती थी, लड़कियों के जन्म पसंद नहीं किए जाते थे। देखते हैं आगे, कन्याओं को विवाह के समय बड़ी मात्रा में दहेज देना पड़ता था। यस, बड़ी मात्रा में दहेज देना पड़ता था। और ऐसा भी कहा जाता था कि यह जो स्त्रियां हैं वो संपत्ति जो है वो एक घर से दूसरे घर ले जाती है, एक घर खाली करके दूसरे का घर भरती है, यानी कि पिता का घर खाली करके अपने पति का घर भरती है इन द फॉर्म ऑफ दहेज। और इसीलिए लड़की का जो जन्म है वो उत्सव के रूप में नहीं मनाया जाता था, उसका आनंद नहीं होता था, यानी कि कम आनंददायक था। चीन में एक अनुश्रुति प्रचलित है। देखिए, यह एक थोड़ी भूल है, अनुश्रुति की एक कहावत प्रचलित है। अनुश्रुति की एक कहावत प्रचलित है, ठीक है। और वो कहावत ऐसी है कि कोई भी घर में अगर 5 लड़कियां हो तो उस घर को चोर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो घर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे इन 5 का ब्याह होगा और उनको दहेज दिया जाएगा तो घर ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कहावत यहाँ प्रचलित थी और यहाँ से हम लोग ऐसा भी एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दहेज प्रथा भी कितनी इंटेंस होगी। बिना दहेज के जो है विवाह की बात ही नहीं हो सकती होगी इस प्राचीन चीनी समाज में, ऐसा हमें इस माहिती के ऊपर से प्रतीत होता है। देखते हैं आगे, कन्याओं के जन्म समय मार देने का रिवाज भी प्रचलित था, मगर यह जो एक मान्यता है यह एक प्रकार की मान्यता है मात्र, और यह मान्यता झूठी है। इट्स रॉन्ग नैरेटिव हम कह सकते हैं, क्योंकि स्त्रियों को गुलाम के तौर पर बेचा जाता था। तो माँ बाप के द्वारा यह कुछ स्त्रियों को बेचा भी जाता था, तो स्त्रियों को मारा नहीं जाता था। They were not used to killed after their birth, यानी कि फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है वो नहीं होता था। यहाँ स्त्रियों को गुलाम के तौर पर बेचा जाता था, जिसका जिक्र हमने किया। चीन में स्त्रियों के लिए तलाक लेने का काम बहुत कठिन था, हालांकि कुछ कारणों से तलाक दिए जाते थे। बहुत ही कठिन था सर्वप्रथम, मगर फिर भी कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसके तहत इन स्त्रियों को तलाक दिया जाता था, जिसमें हम लोग 5 या 6 बिंदुओं पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम, एक तो स्त्री में उर्वरता की कमी, ठीक है, फर्टिलिटी जो है वो बहुत ही कम हो। दूसरा, अगर स्त्री ससुराल में बदसलूकी करे, if they misbehave and their in-laws at her in-laws home, then she can be divorced. तीसरा, अगर स्त्री व्यभिचारी हो। उसके बाद अगर देखें तो अगर स्त्री अपने पिता का घर भरती हो, यानी कि पति के घर से पिता का घर जो है वो भरती हो। उसके बाद अगर स्त्री निंदा करने वाली हो, अगर स्त्री ईर्ष्यालु हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ बिंदु थे जिसके तहत स्त्रियों को तलाक दिया जाता था या जो है दे सकते थे, मगर आमतौर पर इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट वॉज अ वेरी हार्ड प्रोसेस। देखते हैं आगे, चीन के समाज में स्त्री को राजद्रोह व व्यभिचार के अलावा सजा नहीं होती थी। कुटुंब में बुजुर्ग स्त्रियों की सत्ता विशेष थी। यस, क्योंकि मैंने आपको बोला कि प्राचीन समय में तो मातृवंशी था, तो संभवतः यह बड़ी जो बुजुर्ग स्त्री होती थी वे कुटुंब का मुखिया ही होती थी, कुटुंब का प्रधान व्यक्ति ही होती थी। स्त्रियों को बाहर घूमने हेतु रोकने के लिए उनके पैर कृत्रिम रूप से छोटे कर दिए जाते थे, जिसका जिक्र हमने किया। और ऐसी एक मान्यता भी इसके साथ जोड़ दी गई थी, ताकि यहाँ की जो स्त्री है वह डर के मारे ऐसा करने को राजी हो जाए। और वो मान्यता दरअसल यह थी कि उसके संतान जो है वे सुंदर होंगे और बलवान होंगे। दुनिया की अन्य संस्कृतियों की तरह चीनी संस्कृति भी वहम प्रभावी थी। यस, बहुत ही मात्रा में यह पूरा समाज जो था वह वहमी था, और यही वहम का या डर का
लाभ जो है यहाँ के जो कर्मकांडी लोग थे उन लोगों के द्वारा लिया गया, कई वर्षों तक लिया गया। क्योंकि जैसे हमें पता है कि यह बहुत ही अर्ली एजेस थी और अर्ली एजेस में साइंस का एडवांसमेंट वॉज नियर टू जीरो, और साइंस का एडवांसमेंट जीरो था तो उसी की वजह से डर जो था, उसका स्तर जो था वो बहुत ही ऊंचा था। देखते हैं आगे। तो संक्षिप्त में यह पूरा समाज जो था चीनी, वह वहमी समाज था। इसके अलावा चीनी लोग भविष्य कथन, ज्योतिष शास्त्री व जादू के ऊपर भरपूर विश्वास रखते थे, भरपूर विश्वास। और इसका कारण हमें मालूम है, यह विश्वास इसलिए है क्योंकि विज्ञान नहीं है। जैसे जैसे समय के चलते जैसे जैसे विज्ञान होता गया वैसे वैसे यह विश्वास जो है इन चीजों पर वो कम होता गया, और आज के समय में एकदम मिनिमल है, एकदम नहीवत है। चीन में पृथ्वी पर रेखाओं को खींचकर भविष्य कथन होता था। एक विशिष्ट पद्धति प्रचलित थी एस्ट्रोलॉजी की, और इसे वायु पानी की पद्धति कहा जाता था। वायु पानी की पद्धति से यह पूरी पद्धति प्रचलित थी, जिसमें ऐसे भविष्यवेता जमीन पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींचकर भविष्य कथन करते थे। चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कर्मकांडियों का महत्व विशेष था। एक तो इतना अर्ली एजेस, उसमें भी वहां का भी ग्रामीण क्षेत्र तो बहुत ही अंडर डेवलप्ड था, बहुत ही साइंस जो था वो अंडरस्कोर्ड था, और इसका लाभ जो है यह कर्मकांडियों के द्वारा कई सदियों तक लिया गया। और इन लोगों को डरा डरा कर इन लोगों को जो है लूटा गया। देखते हैं आगे। इससे संबंधी साहित्य का निर्माण भी चीन में हुआ। ऐसे जादू टोना इत्यादि जो चीजें हैं, वह चीजों का भी निर्माण जो है वह हमारे चाइना के साहित्य में या चीनी भाषा में हुआ था। यहाँ एक विशेष मान्यता प्रचलित थी, और ये मान्यता यह थी कि कोई भी रेसिडेंट एरिया हो, कोई भी विस्तार हो जहाँ लोगों का वसवाट होता था, वह गली में, पूरी गली में जो मकान होते थे, जैसे आज के समय हम लोग देखते हैं हमारी गली में श्रेणीबद्ध मकान होते हैं इन अ लाइन, ठीक है। मगर कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, किसी का आकार अलग होता है, भिन्न होता है, भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। यहाँ नहीं था ऐसा। यहाँ प्रत्येक मकान जो था वह समान था, उसका आकार भी समान था, उसकी ऊंचाई भी समान थी, ऊंचाई भी समान। और ऊंचाई के ऊपर तो बहुत ही भार दिया जाता था। ये लोग ऐसा मानते थे कि अगर कोई भी मकान, एक या दो मकान पूरी श्रेणी में बड़े या छोटे होंगे तो यह अशुभ बात है, यह कुदरती आफत ले आएंगे। तो ये थोड़ी विचित्र मान्यता यहाँ प्रचलित थी, और इसी की वजह से पूरा जो एरिया होता था, पूरा जो विस्तार होता था रहने का, वह एक समान ही दिखता था, एक जैसा ही दिखता था। दूसरी एक महत्वपूर्ण मान्यता ये थी कि घर के प्रवेश में, जैसे ही प्रवेश हो अंदर घर में, तो यहाँ वहाँ एक पर्दा लगा रहता था। पर्दा क्या होता था कि सामने पर्दा है तो किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर एंटर होना हो तो उसे राइट या लेफ्ट घूम के, पर्दे को घूम के घर में एंटर होना पड़ता था। यह मान्यता ऐसी इसलिए थी क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि कोई भी मनुष्य बाहर से आया हो तो हो सकता है कि उसके साथ उसके पीछे कोई भूत भी हो जो उसका पीछा करते हुए घर तक पहुंचा हो। अब वो भूत घर में एंटर ना हो व्यक्ति के साथ, उसके लिए यह मैकेनिज्म था। भूत सिर्फ सीधे ही चल सकता था, यहाँ का समाज ऐसा मानता था। They cannot turn. The ghost which were following any person just cannot turn. They can only head straight. तो इसी की वजह से अगर पर्दा आ गया, व्यक्ति घर में घुसा, पर्दे को घूम के अंदर फिर घर में घुस गया, तो यह जो टर्न है, यह टर्न भूत नहीं ले पाएगा और इसी तरह यह घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बहुत ही विचित्र मान्यता है, मगर हमें समय के अनुसंधान में इसे समझना होगा कि कितने प्राचीन समय की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जब साइंस जो है उसको किसी ने देखा भी नहीं था, कोई भी प्रकार का सामान्य सिंपल साइंस भी नहीं था, और ऐसे समय में ऐसी मान्यताएं जो है वे प्रचलित थी। ऐसी मान्यताओं का ही प्रभाव पूरे समाज के ऊपर था। देखते हैं यहाँ प्रत्येक जगह पूर्वजों की
पूजा का रिवाज था, ये एक अच्छी बात है। यहाँ के समाज में एक दूसरी मान्यता भी प्रचलित थी, और ये मान्यता ऐसी थी कि प्रत्येक व्यक्ति यानी कि प्रत्येक मानव के शरीर में दो प्रकार की आत्मा है, दो प्रकार की आत्मा। एक हमेशा मानव देह के साथ युद्ध करेगी, देह के साथ युद्ध, और सामने दूसरी जो आत्मा है वो किसी भी समय देह को त्याग कर देगी, देह को त्याग कर सकती है, ऐसी मान्यता प्रचलित थी। और जब कोई व्यक्ति विशेष बेहोश होता था तो यहाँ के लोग ऐसा बोलते थे कि ये जो दूसरी आत्मा है जो किसी भी समय शरीर को छोड़कर जा सकती है, फिर वापस भी आ सकती है, वो शायद बाहर घूमने गई है। ऐसी मान्यता उस समय में प्रचलित थी। देखते हैं आगे। ऐसे चीनी समझ में कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित थी, और ऐसा हम संक्षिप्त में ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चीनी समाज जो है वह वहम प्रधान समझ रहा था। देखते हैं आगे। मनोरंजन के साधन के वहाँ के जो लोग थे वे मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो उसके तहत चीनी प्रजा के कई तरह के यहाँ कई तरह से मनोरंजन प्राप्त करती थी। अलग अलग वर्ग थे, अलग अलग वर्गों को अलग अलग जो मनोरंजन के साधन है वे पसंद थे। कई लोग मल कुश्ती देख के अपना मनोरंजन करते थे। कई लोग जो होते थे वे कोई भी प्रकार की रमतें खेल के अपना मनोरंजन करते थे। कई लोग जुआबाजी करते थे, यानी कि जुआ खेलते थे। कई लोग जादू देख के या जादू करके अपना मनोरंजन करते थे। ठीक है, तो अलग अलग वर्ग के लोग थे जिनको अलग अलग मनोरंजन के साधन पसंद थे अपने मनोरंजन के लिए। मगर यहाँ से जो जुआबाजी है यह एक समाज का अनिवार्य अनिष्ट हो गया था, यानी कि समाज को पता था कि यह एक बुरी बात है, मगर कोई समाज का कोई वर्ग जो है वो परवाह नहीं करता था, और सब लोगों के द्वारा यह बात जो है या यह रमत जो है वो खेली जाती थी, एग्जीक्यूट की जाती थी। देखिए आगे मनोरंजन में तो कई सारे पहलू थे चीनी सभ्यता के मुताबिक, मगर मोटे मोटे तौर पर हम लोग ये 3-4 चीजें जो है वो याद रख सकते हैं। यहाँ संता कुकड़ी की रमत का भी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। यहाँ ताश की अन्य रमतों का भी यहाँ हम इंक्लूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर हमें ये 2-3-4 बातें याद रखनी पड़ेगी। देखते हैं आगे। जुआबाजी समाज का एक अनिवार्य अनिष्ट हो गया था, जिसकी बात कर ली। चीनी लोग नाट्य कला से भी परिचित थे, नाटक का आनंद लेते थे। यस, एक वर्ग ऐसा भी था जो ड्रामा देखकर अपना एंटरटेनमेंट करता था, अपना मनोरंजन करता था। ईसा पूर्व 200 के समय चीन में कठपुतली की रमत प्रचलित थी, पपेटरी, और यहाँ के लोग पपेटरी में भी अच्छा मनोरंजन करते थे। कुछ लोग शिकार में आनंद लेते थे, हंटिंग, और यहाँ हंटिंग के लिए भी एक विशेष प्रणाली थी। उस प्रणाली से प्राचीन चीन में हंटिंग होता था, और वो प्रणाली क्या थी, कोई खरगोश होता था और खरगोश के पीछे कुत्ते को दौड़ाया जाता था। अब खरगोश को पकड़ नहीं सकेगा कुत्ता, उसकी एक्टिवनेस नहीं होती, मगर कुत्ते के साथ एक बाज पक्षी को भी उड़ाया जाता था, यानी कि ईगल को। कुत्ते से तो खरगोश बच जाता था, मगर ऊपर से जो ईगल उड़ती थी, उड़ के आती थी, उससे खरगोश बच नहीं पाता था और वो इसका शिकार कर लेती थी, और इसका आनंद जो है इन लोगों के द्वारा उठाया जाता था। तो दिस वाज द होल मोडस ऑपरेंडी फॉर हंटिंग। कुछ लोग फुटबॉल जैसी भी रमत खेलते थे। यस, फुटबॉल जैसी रमत भी खेलते थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत ही प्राचीन समय में जो गेंद होती थी वह गेंद में बाल भर दिए जाते थे। बाल भरकर गेंद बनाई जाती थी, उससे खेला जाता था। मगर 5वीं सदी के बाद हवा भरने का रिवाज शुरू हुआ, आवाज भरना शुरू हुआ।
ईसा 710 में रचित चीनी साहित्य में पोलो नामक रमत का उल्लेख मिलता है। पोलो, जिसमें एक अश्व होता है, अश्वार होता है, उसके हाथ में एक छड़ी होती है, एक गेंद होती है और दोनों पक्षों के बीच में आमने सामने यह रमत खेली जाती है। आमतौर पर चीनी सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में यह जो खेल है यह राजा या शहंशाहों के द्वारा खेला जाता था। देखिए, चीनी राजाओं को शहंशाह कहा जाता था या सम्राट भी कहा जाता था। यह जिक्र मुझे लगता है कि रह गया हमारे राजतंत्र की शुरुआत में। They used to known as emperor, सम्राट कहा जाता था या उसे शहंशाह कहा जाता था। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी क्योंकि चाइनीज एक बड़ा एम्पायर था और एम्पायर का जो मुखिया था उसे एम्परर कहा जाता था। इसी संदर्भ में भी ये बात हमें देखने को मिलती है। यह रमत स्त्रियों के द्वारा भी खेली जाती थी, स्त्रियों के द्वारा भी। ठीक है, तो ये पूरी मनोरंजन की बात थी। आगे अगर हम वहां की अंत्येष्टि क्रिया देखें तो अंत्येष्टि क्रिया थोड़ी विचित्र थी, थोड़ी भिन्न भी है प्राचीन समय के अन्य सभ्यताओं की तुलना में, क्योंकि किसी भी सभ्यता में अंत्येष्टि प्रक्रिया को कानून के द्वारा तय नहीं किया गया है। मगर चाइना के संदर्भ में हमें ऐसा लगता है, हमेशा दिखता है कि चाइना के संदर्भ में यह पूरी जो अंत्येष्टि प्रक्रिया है इट वॉज कंट्रोल्ड बाय लॉ, कानून के द्वारा उसका नियंत्रण होता था। और वो कानून क्या था कि मृतदेह को पानी व अग्नि में नहीं डाला जा सकता, पानी में भी नहीं डाला जा सकता, यानी कि समुद्र या किसी अन्य पानी के स्रोत में, या उसे अग्नि में भी नहीं डाला जा सकता, यानी कि उसका अग्नि संस्कार भी नहीं हो सकता था। मृतदेह को सिर्फ और सिर्फ दफनाया ही जा सकता था। और प्रोबेबली चाइना में प्रत्येक प्रांत में यह जो रिवाज है वह समान था, यह कानून भी समान था। हालांकि बौद्ध जो साधु थे, बौद्ध साधुओं को अग्नि संस्कार दिया जाता था, यह कानून होने के पश्चात भी, यानी कि उनको थोड़ी छूट छाट मिलती थी। द लॉज वर लिबरल फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। देखते हैं आगे। चीनी लोग अपनी मृत्यु जन्मभूमि में ही इच्छते थे। ये एक उन लोगों की मान्यता थी, अपनी मान्यता थी, जो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। आज के हमारे जो है हिंदू मिथोलॉजी में भी या हिंदू मान्यता अनुसार भी हमें ऐसी मान्यता दिखती है कि सामान्यतः जो हिंदू व्यक्ति होता है, संपन्न हिंदू व्यक्ति होता है, वो अपनी मृत्यु आखिरी समय और अपनी मृत्यु वाराणसी में जो है इच्छता है कि उसकी मृत्यु वाराणसी में हो, गंगा के तट पर हो। तो एक स्वाभाविक सी एक वहाँ की मान्यता थी। यहाँ अग्नि संस्कार पर प्रतिबंध था, मगर बौद्ध साधुओं को अग्निदाह दिया जाता था, यानी कि इट वॉज लिबरल फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। अगर किसी बौद्ध साधु को गंभीर रोग हो गया हो तो उसे मठ में किसी निश्चित भाग में रहना पड़ता था और इस निश्चित भाग को अनंत आयुष का स्थान कहा जाता था। और ऐसा भी माना जाता था, दृढ़ पूर्वक माना जाता था कि ऐसे स्थान में रहने वाले किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को अपनी जो आयुष्य है वो उसकी बढ़ जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं था। कोई भी बीमारी हो, कठोर से कठोर बीमारी हो, वो भी ठीक हो जाएगी, ऐसा भी माना जाता था। देखते आगे। बौद्ध साधुओं के मृतदेह को पालकी में बिठाकर अग्नि संस्कार के लिए लिया जाता था, यानी कि एक यात्रा निकलती थी, जिसे पालकी यात्रा भी हम लोग कह सकते हैं, पूरे क्षेत्र में या पूरे शहर में या पूरे गांव में। देखते हैं धार्मिक स्थिति। विश्व की अन्य संस्कृतियों की तरह शुरुआत में चीन में प्रकृति पूजा प्रचलित थी। मुझे यहाँ थोड़ी भूल दिख रही है संस्कृति के स्पेलिंग में। प्रकृति पूजा, जिसमें वायु, सूर्य, चंद्र, जल और पृथ्वी, ठीक है, इत्यादि एक्सेट्रा एक्सेट्रा, थोड़ी 2-3 चीजें और भी। मगर ये लोग इतनी चीजों की जो है इतनी चीजों का आदर रखते थे, इतनी प्राकृतिक चीजों का, और उसको पूजते भी थे। वे लोग आसमान को एक परमात्मा के रूप में देखते थे और आसमान में एक शी
या कह लीजिए शे, शे कहना उचित रहेगा, शे या शेडती, यह तत्व का नाम है, तत्व का नाम। इस नाम के तत्वों की पूजा करते थे, इस नाम के तत्वों को आसमान के रूप में देखते थे। वे लोग ऐसा भी मानते थे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वसाक्षी है, यानी कि उन लोगों ने परमात्मा का जो सानिध्य है वह स्वीकार कर लिया था। बहुत ही पहले चीनी समाज ने कर लिया था कि कोई ऐसा सुप्रीम पावर है, कोई एक ऐसा ऑलमाइटी है जिसके तहत पूरे संसार का नियंत्रण जो है वह होता आया है या हो रहा है। चीनी लोग देवों को मनाने के लिए यज्ञ भी करते थे और यज्ञ में बलि भी चढ़ाते थे। चीनी प्रजा ने प्राचीन समय में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था। संक्षिप्त में चीन का प्राचीन धर्म प्रकृति पूजा, धार्मिक अंधश्रद्धा व वहमों के रंग से रंगीन था। यह बात तो सच्ची है। चीन में बौद्ध धर्म व्यापक मात्रा में फैला हुआ था। देखिए, यह बौद्ध धर्म चीन का प्रदेशी धर्म है, यह हमें समझना है, क्योंकि इसका उद्भव भारत में हुआ, फिर कई प्रदेशी जाति ज्ञातियों के द्वारा यह धर्म को चीन में जो है पहुंचाया गया और वहां चीन के क्षेत्र में इस धर्म का बहुत ही बड़े पैमाने पर फैला हुआ विकास हुआ। ऐसा विकास हुआ कि आज के समय भी बौद्ध धर्म जो है वो चीन के मुख्य धर्मों में जो है स्थित है या समाहित है। ठीक है, तो बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका प्रभाव जो है वह चीन में बढ़ गया। फिर यहाँ कई प्रकार के स्तूप, कह लीजिए मठ या कह लीजिए विहार का निर्माण हुआ, क्योंकि अब बौद्ध धर्म आ गया है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या में निरंतर बढ़ावा हो रहा है, बौद्ध धर्म फैल भी रहा है, तो अब यहाँ बौद्ध धर्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप होना शुरू हो गया और भगवान बुद्ध के संदेश से चीनी लोगों को प्रेरणा मिलती थी। चीनी लोगों को हम कह सकते हैं उन लोगों को प्रेरणा मिलती थी, इसीलिए वे लोग इस धर्म के प्रति आकर्षित होते थे। देखते हैं आगे। चीनी लोग प्रतिवर्ष ओमी पर्वत की यात्रा करते थे। देखिए, यह ओमी पर्वत सुशान नामक प्रांत स्थित है, सुशान प्रांत, और ये एक यात्रा प्रतिवर्ष होती थी और इस यात्रा में भारी कष्ट उठा के जो अनुयायी या श्रद्धालु होते थे वे लोग पर्वत के शिखर तक पहुंचते थे बाय फुट। फिर वहां से घाटी में, उस शिखर से घाटी में देखने की एक मान्यता थी, घाटी में देखने की। ठीक है, अब घाटी में देखने से एक प्रकाशित वर्तुल जो है वह दिखता था, एक एनलाइटेंड सर्कल जो है या लाइटेंड सर्कल जो है वह दिखता था। और ऐसी मान्यता थी कि यह जो श्रद्धालु हो, जिसके अंदर सच्ची श्रद्धा भरी पड़ी हो, उसे ही दिखाई देता है, अन्य किसी कपटी लोगों को या अन्य कोई लोगों को दिखाई नहीं देता। ठीक है, और प्रकाशित यहाँ पहले लिख देते हैं, प्रकाशित वर्तुल यानी कि सर्कल या वृत्त कह लीजिए, प्रकाशित वृत्त। ठीक है, कुछ को या कई को, सबको नहीं। संक्षिप्त में ओमी पर्वत की यात्रा कर प्रत्येक श्रद्धालु जो है वो अपने आप को धन्य महसूस करता था। और ये भी मान्यता है, यह यात्रा है, यह हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा, हिंदू मिथोलॉजी की कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ जो है रिसेंबल करती है, सिमिलर है। देखते हैं आगे। देखिए, चीन में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बोधि धर्म को लोग पूजते हैं। बोधि धर्म नामक एक, देखिए, बोधि धर्म नामक एक संदेशावाहक था, एक श्रवण था, और यह महावीर बुद्ध का संदेशावाहक था। महावीर बुद्ध के संदेशों को पूरे विश्व में फैलाता था, जिसमें चाइना में फैलाने का काम जो है यह बौद्ध धर्म ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया और वहाँ की प्रजा उसे भी पूजती है, उसे भी श्रद्धा की नज़र से देखती है।
धीरे धीरे चीनी भाषाओं में बुद्ध साहित्य की रचना हुई। अब प्रभाव बढ़ा, चीनी भाषाओं के साहित्य में भी बुद्ध धर्म जो है वह धीरे धीरे समाहित होता जा रहा है। बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ। यह भी एक बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक युग में यहाँ सिर्फ 3 ही धर्म थे। एक था कन्फ्यूशियसवाद यानी कि कन्फ्यूशिज्म, दूसरा ताओइज्म और तीसरा बुद्धिज्म। यह बुद्ध के द्वारा, यह ताओ के द्वारा, लाओ त्से जिसे हम कह सकते हैं, और यह कन्फ्यूशियस के द्वारा। तो ये 3 धर्मों में ऐतिहासिक काल में दिखाई देते हैं। मगर जैसे जैसे हम लोग आगे आए तो अन्य जो धर्म है वे भी चाइना में आए, वे भी चीन में आए। अलग अलग प्रदेशों के लोगों के द्वारा ये धर्म भी चीन में लाए गए। ईसा की 7वीं सदी में अगर हम बात करें तो जरथुस्त्र, फिर ईसाई और फिर इस्लाम भी चाइना आए। देखिए, ईसाई तो थोड़ा प्राचीन धर्म है, फिर भी चाइना में अब तक नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ हमें समझना है कि चीन की भौगोलिक परिस्थिति ही इतनी विषम थी कि बाहर से कोई व्यक्ति ही नहीं आ सका है, या बाहर से कोई समाज ही नहीं आ सका है, कोई जाति नहीं आ सकी है। इसी की वजह से यह जो मोबिलिटी है वह कम है चाइना के परिप्रेक्ष्य में, और इसीलिए इतने सालों के बाद ईसाई जो है वो अब जाके 7वीं सदी में जाके चाइना पहुंचा है। इन सब में चीन का प्राचीन धर्म कन्फ्यूशियस धर्म है। यह सब धर्मों में चीन का जो प्राचीन धर्म है वो कन्फ्यूशियस धर्म है, जो कि चीनी संस्कृति के मूल में है। चीनी संस्कृति के मूल में है। ठीक है, और चीनी प्रजा के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव है इस धर्म का। इनफैक्ट बुद्ध धर्म और कन्फ्यूशियस धर्म दोनों पैरेलल है। बुद्ध धर्म जो है वो बाहर से आया हुआ है, परदेसी धर्म है चाइना के लिए, मगर कन्फ्यूशियस जो धर्म है वो वहाँ का मूल धर्म है, वहाँ का इन लोगों का देसी अपना धर्म है। ठीक है, तो देखिए आज के इस उपाख्यान में हमारी जो धार्मिक स्थिति है वो यहाँ तक हम लोग अपूर्ण रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ से ही हमारी जो धार्मिक स्थिति है उसकी यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत सबसे पहले हम लोग कन्फ्यूशियस धर्म और उसका महत्व देखने के साथ हमारी शुरुआत अगले उपाख्यान की करेंगे। तो आज के इस पूरे सेशन में हमने कई सारे पहलुओं की तपास की, जिसमें राजतंत्र देखा चाइना का। राजतंत्र के बाद वहाँ भी राजतंत्र में भी कई सब टॉपिक्स देखे, जैसे लश्करी तंत्र हो या न्याय व्यवस्था हो। उसके बाद हमने वहाँ का समाज जीवन देखा, जिसमें हमने वर्ग देखे, कितने प्रकार के वर्ग थे पूरी प्रजा में, स्त्रियों की स्थिति देखी, गुलामों की स्थिति देखी। उसके साथ यहाँ हमने धार्मिक परिस्थिति में भी कई सारी बात की, कितने धर्म थे, कौन से मूल धर्म थे, कौन से प्रदेशी धर्म थे, इत्यादि चीज़ों की बात की। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे और कन्फ्यूशियस धर्म का महत्व समझने के बाद अन्य जो धार्मिक स्थिति है, धार्मिक पहलू है, उसके ऊपर प्रकाश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।